हेलो। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आया है इस हफ्ते, डिफरेंस बिटवीन द मैत्री फ्रेंडशिप एंड मेत्ता मैत्री द वन बुद्धा टॉट। तो ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि मैत्री और मेत्ता में अंतर क्या है। मेरे हिसाब से तो मैत्री और मेत्ता में कोई अंतर नहीं है। मैत्री का भी मतलब है फ्रेंडशिप, लविंग काइंडनेस, और मेत्ता का भी वही मतलब है। असली में जो शब्द है जो हम बुद्धिज़्म में यूज़ करते हैं वो मेत्ता यूज़ करते हैं, पर हिंदी या संस्कृत में हम उसी को मैत्री कहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक कि इसकी प्रक्रिया की बात है तो उसमें मेत्ता जो है, हम लविंग काइंडनेस जो है उसको हम अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं, अपने अंदर बढ़ाते हैं और खुद से प्रेम करते हैं और दूसरों को भी वही प्रेम पहुंचाते हैं। तो यही मेत्ता मेडिटेशन काफ़ी सारे लोग करते हैं। दूसरा सवाल है, When someone believes in God, he feels a sense of security. How does that work in Buddhism? ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो मैं तो अभी बिना सोचे जितना इस पे बोल सकता हूँ बोल दूँगा। ये बात सही है कि गॉड जो है, ये कॉन्सेप्ट सभी रिलीजन में है, सिवाय इक्का दुक्का रिलीजन छोड़ के सभी रिलीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट है। और वो मोर और लेस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, और ये लोगों ने खुद ये कॉन्सेप्ट बनाया है सिक्योरिटी अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्या रिलीजन का अल्टीमेटली उद्देश्य इंसान को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है या उससे ज़्यादा भी कुछ है? तो एक डरे हुए इंसान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गॉड वाला रिलीजन काम करता है, पर उसके अलावा इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाना भी रिलीजन का काम होना चाहिए, कि हम उन्हें इतना नैतिक बना दें इंसान को कि उसके अंदर डर ना रहे और वो खुद रिस्पॉन्सिबली अपने काम कर पाए। गॉड वाला रिलीजन ये चीज़ नहीं कर पाता, इंसान को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाता, क्योंकि वहाँ ये होता है कि इंसान गॉड को खुश करने के लिए ही सारे काम करता है। जबकि अगर हम गॉड का कॉन्सेप्ट हटा दें तो इंसान केवल एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बन के समाज के लिए काम करता है और अपने लिए काम करता है। तो और जो भी उसके कर्म होते हैं उसके हिसाब से समाज पे उसका प्रभाव पड़ता है और उस पे उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर वो गलत करता है तो उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है और उस पे पड़ता है, और सही करता है तो उसका भी प्रभाव समाज पे पड़ता है और उस पे पड़ता है। तो अल्टीमेटली उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समाज में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड वाले रिलीजन में इंसान को इसका एहसास नहीं होता। तो एक सेंस में कह सकते हैं कि इंसान अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करता। तो क्या बुद्धिज़्म उसी प्रकार की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंसान को दे सकता है जो गॉड वाले रिलीजन्स देते हैं? बिल्कुल देता है। हमारे भी बुद्धिज़्म में वही चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरत होती है। इंसान को सिक्योरिटी जो भय मुक्त बनाने की बात है वो हमारा बुद्धिज़्म भी करता है। इंसान भय मुक्त अपने आप ही बन जाता है जब वो सच्चाई को समझने लगता है। तो पहला जो नोबल ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जो इंसान इस सफरिंग को समझ लेता है वो भय मुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? जिसने सफरिंग को समझ लिया, सफरिंग के कारण को समझ लिया, तो भय मुक्त होगा ही। तो फिर वो सारे पाखंडवाद से, सारे सुपरस्टिशन से उसकी मुक्ति हो जाती है। देखिए,
इंसान अपने आप को बेवकूफ़ ज़्यादा समय तक नहीं बना सकता। कुछ समय तक बना सकता है, कुछ लोग ज़्यादा समय तक बना सकते हैं, डिपेंड करता है इंसान पे। बट अल्टीमेटली इंसान को अगर दुख से निरोध पाना है, दुख से मुक्ति पानी है, तो उसे वो करना ही पड़ेगा, दुख को समझना ही पड़ेगा। तो मेरा तो यही जवाब रहेगा कि इंसान को अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ अगर करना है, फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए उसे बुद्धिज़्म की तरफ आना पड़ेगा। नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि दूसरे रिलीजन में कुछ नहीं मिलता, वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका मकसद क्या है। कि आपको सिर्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, एक कोने में दुबक के छुप के रहना है, या आपको सिंहनाद करना है। आप देखेंगे कि बुद्धा के सरमन में सिंहनाद, महासिंहनाद सूत्र आता है। ठीक है, इस नाम में ही कितनी गर्जना है, सिंह की गर्जना है। ठीक है, सिंह की गर्जना, लायन रोर। ठीक है, जो आदमी सत्य के साथ चलता है वो लायन की तरह रोर करता है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं ढूंढता। ठीक है, तो इस मार्ग पे आप चलिए धीरे धीरे। हो सकता है अगर आपको गॉड से सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है तो आप कुछ दिन के लिए गॉड से सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेते रहिए, बट सेम टाइम इस मार्ग पे चलते रहिए। धीरे धीरे वो सब छूट जाएगा, धीरे धीरे आपको गॉड की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। यही चीज़ सबके साथ हुई। जो बुद्ध के मार्ग पे आए, कुछ लोग पहले से ही गॉड छोड़ के आए, बट कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो गॉड लेके आए थे अपने साथ, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्रिश्चियन कंट्रीज़ में गॉड में मानते थे, बट धीरे धीरे उनका सब गॉड छूट गया क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर अपने आप स्टैब्लिश हो गई। अगला सवाल लेते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। तो ये सवाल एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं है जिसको मैं 5-10 मिनट में बता दूं। प्रैक्टिस इन डेली लाइफ जो है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, बट बहुत सिंपल चीज़ जो है, जो हमारे भिक्खु हमें सिखाते हैं, और जिनके पास बहुत समय नहीं है मेडिटेशन करने का, तो बहुत सिंपल चीज़ है कि अवेयरनेस से जीना। और अवेयरनेस से जीने का मतलब है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे करते समय उसी काम पे आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए काम। जैसे कि आप सब्जी काट रहे हैं, तो आप सब्जी काटते समय अपने मन में बोल सकते हैं कि ये मैंने काटा, ये मैंने काटा, ये मैंने काटा, सब्जी काटा काटा काटा। ऐसे आप अपने मन में रिपीट कर सकते हैं, चैंटिंग टाइप का कर सकते हैं। सांस लेते समय अगर आप बहुत हायर लेवल मेडिटेशन में जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको फिर हर सांस को देखना पड़ेगा, हर सांस आ रही है, सांस जा रही है। ठीक है, सांस नाक के इस हिस्से को छू रही है, सांस गर्म है कि ठंडी है, शीतलता प्रदान कर रही है कि गर्मी प्रदान कर रही है। ठीक है, इस तरह की हम सोफिस्टिकेशन लेवल पे जा सकते हैं बाद में मेडिटेशन पे। बट डे टू डे लाइफ में आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं। सब्जी काटते समय, बर्तन धोते समय, चाय पी रहे हैं तो चाय पीते समय, चाय की चुस्की लेते समय ध्यान से चुस्की लीजिए, एक चुस्की लीजिए, फिर कप को नीचे रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए, फिर कप को उठाइए, फिर चुस्की लीजिए, फिर कप को नीचे रख दीजिए। कप को पकड़ते समय स्पर्श को ध्यान रखिए कि आपने हाथ से इसको छुआ, आपके अलग अलग हाथ के हिस्सों में स्पर्श हो रहा है कप। ठीक है, बेसिकली आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए, एक एक स्टेप को इग्नोर नहीं करिए, अपना ध्यान और कहीं न जाने दीजिए, उसी एक्टिविटी में अपना पूरा ध्यान लगाइए। तो इससे एटलीस्ट मेडिटेशन के लिए आप तैयार हो जाते हैं, एक कंसंट्रेशन की एबिलिटी आपकी डेवलप होती है। उसके बाद आप फिर नाक के लेवल पे और दूसरी चीज़ों पे भी आप कर सकते हैं, शरीर के लेवल पे। और साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लगता है, इम्परमानेंस का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ये आपको दिखने लगेगी। ठीक है, चीज़ें कैसे बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं चीज़ें। ठीक है, इस इम्परमानेंस का कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होने लगेगा। ठीक है, चीज़ें एक दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हैं,
ठीक है। मैंने कप को छुआ जिसकी वजह से कप उठा फिर मेरे मुंह तक पहुंचा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कॉजल प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। तो ये अपने जीवन में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इम्परमानेंस और इंटरडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं लाइफ में प्रैक्टिस करने के, जब भी आप कर सकें करें, ठीक है। और क्या सवाल है मैं देख रहा हूँ। हाँ, एक और सवाल है, इज इट मैंडेटरी फॉर अ बुद्धिस्ट टू अडॉप्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बुद्धिस्ट को सेकुलरिज्म का आइडिया अडॉप्ट करना जरूरी है? तो ये सवाल अपने आप में दो आइडियाज़ को भिन्न समझता है कि सेकुलरिज्म का आइडिया अलग है और बुद्धिज़्म का आइडिया अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ समानताएं भी हैं सेकुलरिज्म के आइडिया और बुद्धिज़्म के आइडिया में। जैसे सेकुलरिज्म ये कहता है कि पक्षपात रहित हमारा जीवन होना चाहिए, ठीक है। हम इस धर्म को दूसरे धर्म से अलग ना माने, ठीक है। पक्षपात ना करें, धर्म की वजह से जो पक्षपात होता है वो ना करें। यही सेकुलरिज्म का आइडिया है, मूलभूत आइडिया यही है। बुद्धिज्म भी यही कहता है कि जो भी इस मार्ग पे चलेगा, ठीक है, उसके लिए उसे कुछ मानने की जरूरत नहीं है। वो कि लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद हैं या लास्ट मैसेंजर बुद्धा हैं या बुद्धा गॉड हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ें मानने के बिना बस मार्ग पे जो भी चलेगा उसे उसका लाभ मिल जाएगा, बिना ये देखे कि उसका रिलीजन क्या था, ठीक है। तो इस सेंस में ये यूनिवर्सल रिलीजन है, बट हाँ ये बात भी है कि ये रिलीजन है, ठीक है। इसका एक फाउंडर है, बुद्धा है, ठीक है। तो इस तरह से वो दूसरे रिलीजन से डिस्टिंक्ट है। तो अब हमें बस इतना ही हम कर सकते हैं एज अ बुद्धिस्ट कि सबको समान भाव से देखें, हर इंसान को, किसी के साथ हम पक्षपात ना करें ये देखते हुए कि इसका रिलीजन अलग है। जो हमारी मोरालिटी है जो हमने बुद्धिज्म से सीखी है वो हम सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों तक सीमित ना रखें, वो मोरालिटी सबको दिखाएं। अगर हमारे अंदर लविंग काइंडनेस है, मेट्टा है, तो वो हम सब तक पहुंचाएं, ठीक है। और हमारे सारे पाली सूत्ता में ये नहीं कहते कि मेत्ता केवल बुद्धिस्टों को दो, मेत्ता सभी को दो, सारे प्राणियों को दो, ठीक है। पेड़ को दो, पक्षी को दो, पशु को दो, सबको दो, जहाँ तक मेट्टा आपकी पहुँच सकती, यूनिवर्सल है। तो इस तरह से हम सेकुलर हैं। दूसरी चीज़ है, सेकुलरिज्म का आइडिया एक है कि संविधान में जो सेकुलरिज्म का आइडिया है, तो वो बिल्कुल अलग बात है। एक कल्चरल लेवल पे सेकुलरिज्म है, एक संविधान का सेकुलरिज्म है। तो कल्चरल लेवल पे तो हम सेकुलर हैं ही बुद्धिस्ट लोग। अब संविधान के सेकुलर की हम बात करते हैं। संविधान ये कहता है कि सभी रिलीजन को लॉ जो है वो बराबर देखे। तो ऑफ कोर्स एक बुद्धिस्ट आदमी अगर कल को जज बनता है तो उसका कर्तव्य है कि जो भी धर्म के लोग हैं उनको उसी तरह न्याय दे, ठीक है, सबको समान रूप से देख के न्याय दे। जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे एक बुद्धिस्ट आदमी, तो उसी तरह से वो सबको न्याय दे। और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि अशोका के जो पिलर्स हैं, अशोक के स्तंभ हैं, उसने भी लिखाया है अपने अशोक स्तंभ में भी अशोक ने लिखाया है कि एक आप जब पढ़ेंगे स्तंभ में तो लिखा हुआ है कि मैं अपने सारे प्रजा को ये कहना चाहता हूँ कि सभी बराबर हैं, सभी धर्मों को साथ रहना चाहिए, सभी जो संप्रदाय हैं उनको साथ रहना चाहिए और अपने आप को महान नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें अशोक ने लिखी हैं। तो एज अ रूलर उसने सेकुलरिज्म के आइडिया को अपनाया, क्योंकि एक बुद्धिस्ट जो है वो पक्षपात करेगा ही नहीं किसी के बिलीफ के बेसिस पे, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो बुद्धिज्म है उसको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि हमें पक्षपात नहीं करने की शिक्षा जो है वो बुद्धिज्म ने दी है। तो बुद्धिज्म तो हमें अपने पास रखना ही पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, हमें मॉरल बुद्धिज्म ने बनाया है, इतना मॉरल बनाया है कि हम पक्षपात रहित न्याय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सेकुलरिज्म का आइडिया स्टेट के लेवल पे ज़रूरी है, और जो बुद्धिज़्म है वो हमें एक कल्चरल लेवल पे भी सेकुलरिज्म का आइडिया दे रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरा जवाब बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स लगा हो आपको, बट इस पे हम और बात कर सकते हैं। आप इस पे और सवाल पूछ सकते हैं अगली बार, तो इस पे मैं और इस पे अपना विचार दे सकता हूँ। फिर एक सवाल है, बुद्ध धम्म में रहकर या उसका पालन करते हुए मांस इत्यादि का सेवन करना क्या गलत है, या फिर बुद्ध के इस पर क्या विचार थे? देखिए, बुद्धिज़्म में गलत और सही जो है वो डिसाइड होता है केवल एक फंडामेंटल जो है, जो मूलभूत सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, उससे ही ये डिसाइड होता है, वो है सफरिंग। अगर आपके काम से सफरिंग बढ़ रही है तो वो काम अकुशल कर्म है। ठीक है, जिसको अकुशल कर्म कहते हैं। और अगर आपके काम से सफरिंग घट रही है तो वो कुशल कर्म है या कुशल कर्म है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पाप और पुण्य नहीं होता, हमारे यहाँ स्किलफुल और नॉन स्किलफुल एक्शन होते हैं। अब इंसान अपना जीवन जीते हुए, क्योंकि उसको जीना भी है, जीते हुए अपना रास्ता निकाले कुशल तरीके से, मतलब स्किलफुल तरीके से अपना रास्ता निकालते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे। ठीक है, यही तरीका बुद्ध ने हमें सिखाया है। हमें मध्यम मार्ग बुद्ध ने सिखाया, एक्सट्रीम नहीं सिखाया। हमें कुशल तरीके से काम करना सिखाया, ना कि किसी स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट की ये गलत है और ये सही है, इसके हिसाब से हमें काम करना, ऐसा नहीं सिखाया बुद्ध ने। तो वैसे ही मांस का जो इशू है, इस पे भी जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में स्टोरीज हैं कि देवदत्त नाम का एक भिक्खु था जो बुद्धा के फैमिली से था, जिसने ये बात उठाई थी बुद्ध के सामने कि सभी भिक्खुओं को मांस नहीं खाना चाहिए, सबको वेजिटेरियन होना चाहिए। और बुद्धा ने इस प्रपोजल को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, सब लोग अपने हिसाब से सोचें कि स्किलफुल और नॉन स्किलफुल एक्शंस के बारे में। ठीक है, और सब लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किन्हें खाना है, किन्हें नहीं खाना है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से स्किलफुल और नॉन स्किलफुल एक्शन सिचुएशन के हिसाब से निर्धारित होते हैं। उसके कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं होते कि ये स्किलफुल है ही और ये स्किलफुल नहीं है। ठीक है, तो हमें अपना रास्ता निकालना है इस संसार में रहते हुए और अपना काम करना है। देखिए, अगर बुद्धिज़्म ने ऐसे नियम बनाए होते कि मांस खाना गलत है, तो आज बुद्धिज़्म तिब्बत में नहीं पहुंचता, आज बुद्धिज़्म पूरे चाइना जापान में नहीं पहुंचता, या पूरे ग्रीक सिविलाइजेशन तक नहीं पहुंचता। बुद्धिज़्म वो पहुंच ही इसलिए पाया क्योंकि बुद्धिज़्म फ्लेक्सिबल था, बुद्धिज़्म स्किलफुल और नॉन स्किलफुल एक्शन की शिक्षा देता था। तो अगर तिब्बत में घास नहीं उगती ढंग से, तो वहाँ अगर लोग मांस खा रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? ठीक है, वो वहाँ रहते हुए अपने स्किलफुल जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही शिक्षा है बुद्ध की। इसके अलावा मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा बोलूँगा आप उसको उतना रूल समझ बैठेंगे, आप सोचने लगेंगे कि यही होना चाहिए या यही नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसे बुद्धिज़्म नहीं चलता है कि यही होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आपको अपना रास्ता निकालना है। अगर आपको लगता है कि मांस खाने से आप स्किलफुल जीवन नहीं जी पा रहे, नॉन स्किलफुल जीवन जी रहे हैं, और आपके लिए पर्याप्त मात्रा में वेजिटेरियन खाना उपलब्ध है, तो आप उसको खाएं। और अगर आप कभी मांस खाते हैं तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप ये भी है, अगर आप केवल वेजिटेरियन खाते हैं तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इससे अपनी महानता को नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ है कि आप कैसे अपना रास्ता निकालते हैं इस संसार में। दूसरी चीज़ एक और है कि आजकल कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि
कुछ रेड मीट हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, वो बहुत इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रहे हैं, मीथेन और ये सब, इनके इस तरह के मीट बनाने में। तो उनकी भी बात हमें सुननी चाहिए अगर ऐसा कुछ एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, और उस हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहिए और अपने जीवन को उस दिशा उस तरह से मोड़ लेना चाहिए। ठीक है, वही स्किलफुल आदमी है जो अपने जीवन को समय के अनुसार और सिचुएशन के हिसाब से मोड़ सके और एट द सेम टाइम धम्म का पालन कर सके, स्किलफुल एक्शन कर। पर धम्म की नींव मांस खाना या मांस खाना नहीं, ऐसी चीज़ों पे नहीं टिकी है। धम्म की जो नींव है वो ट्रूथ ऑफ सफरिंग को समझने में टिकी है। ठीक है, आप जब सफरिंग को समझ जाएं, क्रेविंग नहीं करने को समझ जाएं, ठीक है, क्योंकि सफरिंग होती है क्रेविंग की वजह से। क्रेविंग करना छोड़ देंगे तो अपने आप यही है ही धम्म। तो धम्म का पालन आप कर रहे हैं। उसके बाद ये साइड की चीज़ें हैं, मांस खाना या मांस नहीं खाना, इसमें आप अपना सिचुएशन और समय के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। तो ये अच्छा सवाल था, पर कंट्रोवर्शियल सवाल भी है, और इस पे आप फिर से कोई सवाल पूछ सकते हैं। और देखते हैं क्या सवाल है। एक और सवाल आया है, मेरा नवयान पे क्या विचार है। देखिए, नवयान जो शब्द है ये बाबा साहेब की 20 किताबें हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, जो सरकार ने पब्लिश की हैं, वहाँ तो कहीं नहीं मिला ये शब्द नवयान। ठीक है, पर एट द सेम टाइम कुछ लोग ये साइट करते हैं, कुछ स्कॉलर्स, कि बाबा साहब ने ये शब्द बोला है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागपुर में। ठीक है, और ये इसके पर साइटेशन मुझे मिले नहीं कि ये सच में उन्होंने ऐसा शब्द बोला है कि नहीं बोला। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा शब्द उन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, अब रही बात नया क्या इसमें है, जो बाबा साहेब की विचारधारा में बुद्धिज्म को क्या नया बनाया गया, तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहेब ने नया कुछ नहीं यहाँ बनाया है, बल्कि बाबा साहब ने जो असली बुद्धिज्म है, जो प्राचीन बुद्धिज्म है, उसको पुनर्जीवित किया है। ठीक है, जो थ्रू ट्रेडिशन, थ्रू कल्चर और थ्रू डिफरेंट ज्योग्राफी नई नई चीज़ें बुद्धिज्म में लोगों ने जोड़ दी थी, और ब्राह्मणिज्म के प्रभाव की वजह से भी बुद्धिज्म में कुछ नई चीज़ें जुड़ गई थी, उनको बाबा साहब ने ख़त्म किया है बुद्धिज्म से, उनको बुद्धिज्म से साफ किया है, जिससे जो पुराना धम्म है वो पुनर्जीवित हो सके भारत में। तो ये बाबा साहब ने किया। अब इसको आप नवयान कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, बट ये नया नहीं है, ये इनफैक्ट सबसे पुरातन है। ठीक है, जो बाबा साहब का दिया हुआ धम्म है वो असली में सबसे पुरातन धम्म है, क्योंकि इसमें से वो पाखंडवाद, सुपरस्टिशन, वो सब उन्होंने साफ कर दिया। जो उसमें गंदगी आ गई थी 2600 सालों में, उसको उन्होंने धीरे धीरे इसमें से निकाल दिया, और जो असली चीज़ है, झाग हटा करके जो असली चीज़ है वो हमें दी है। तो नवयान बोल करके मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में आइडिया आने लगता है कि अरे ये कुछ नई चीज़ इन्होंने प्रकट की है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, नई चीज़ नहीं की है उन्होंने। आप बुद्धा एंड धम्मा के रेफरेंसेस पढ़ेंगे तो उन्होंने पाली के सूत्र उसमें डाले हैं, उसमें उन्होंने चाइनीज़ बुद्धिज़्म के सूत्र डाले हैं, उनमें उन्होंने महायान के सूत्र डाले हैं। तो ये सारे उसमें सूत्र आपको मिलेंगे, और उन्हें सारी जो बुद्ध की अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं उसमें डाली हैं, जो बुराइयां हैं उनको हटाया है। और ऐसा नहीं है कि अपने मन से मनगढ़ंत तरीके से हटाया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि ये चीज़ लेटर एडिशन है, ये चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं, ये चीज़ें पहले की हैं, इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्होंने अपने राइटिंग्स में दिए हैं। तो इस तरह की बाबा साहब ने ये धम्म हमें पुराना धम्म दिया, और हमें इस धम्म का प्रचार पूरी दुनिया को करना है। जो लोग भटक गए हैं बुद्धिज़्म में भी, जो लोग भटक गए हैं उनको सही मार्ग पे हमें लाना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नवयान, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं नहीं कहूँगा। फिर एक सवाल है, व्हाट डू यू थिंक इज अ बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द बुद्धिस्ट एंड बुद्धिज्म इन इंडिया इन रियल सेंस। ये भी
बहुत ही अच्छा सवाल है जिस पे मैं काफ़ी बार बोलता रहता हूँ कि रियल चैलेंज क्या है बुद्धिस्ट और बुद्धिज़्म पे इंडिया में। देखिए बहुत सारी चैलेंज हैं। एक्सटर्नल चैलेंज तो हम जानते ही हैं, वो है ही, क्योंकि पूरे भारत में ब्राह्मणवाद जो है वो छाया हुआ है, ब्राह्मणी विचारधारा छाई हुई है, और वो तो कॉन्स्टेंटली हमारे खिलाफ है ही, ठीक है। और उससे पर ब्राह्मणवाद को तो हमें ख़त्म करना है, तो हमें ये बात तो मान के चलनी पड़ेगी जिसे हमें ख़त्म करना है वो तो हमारे खिलाफ होगा ही। बट क्या ऐसा नहीं है कि अंदर भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। केवल बाहर की बातें तो हम कर ही रहे हैं, पर अंदर की बातें भी हमें करनी पड़ेंगी। तो एक बड़ा थ्रेट ये है कि अंबेडकरवादी जितने मूवमेंट हैं उसमें मार्क्सिस्ट विचारधारा जो है वो हिस्टोरिकल रीजन से घुस चुकी है, ठीक है। ये अभी है, बहुत हिस्टोरिकल रीज़न है उसके, बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हुए, ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने इसको जगह दी मार्क्सिस्ट विचारधारा को, और वो आज तक बाबा साहेब की जो राइटिंग्स हैं उसको गड़बड़ कर रही है, उसके साथ छेड़खानी कर रही है, और न चाहते हुए ही ये अंबेडकरवादी लोग ही कर रहे हैं, बिना ना समझी के कर रहे हैं, उसमें मार्क्सिज्म जबरदस्ती मिला रहे हैं। जबकि बाबा साहब का मार्क्सिस्ट विचारधारा से कुछ भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। उन्होंने खुद ये बात साफ की है अपने जीवन में कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, फिर भी लोग उसमें ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से, ये ब्राह्मणवाद से भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ब्राह्मणवाद तो हमें पता ही है हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बट यहाँ जब मार्क्सिज्म मिल जाता है बुद्धिज़्म में, तो बुद्धिज़्म का जो असली स्वरूप है उसको स्पॉइल कर देता है, ठीक है। हमारा जो मेथड है, जो हमारे मीन्स हैं, वो सब हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बुद्धिज़्म नहीं रह जाता, उसमें धम्म नहीं रह जाता, वो केवल एक रिएक्शनरी प्रोटेस्ट का फॉर्म ले लेता है। आज जितने अंबेडकरवादी संगठन हैं वो सब रिएक्शनरी प्रोटेस्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वो इस बात के लिए नहीं जाने जाते कि ये बुद्ध धम्म फैला रहे हैं या बुद्ध धम्म फैला के ब्राह्मणवाद की नींव को ख़त्म कर रहे हैं। वो ब्राह्मणवाद के जो सिम्टम हैं उनसे लड़ रहे हैं, ठीक है। कि ब्राह्मणवाद की वजह से अगर किसी लड़की पे अत्याचार हो गया तो वो जाके वहाँ धरना दे आएंगे कि देखो लड़की पे अत्याचार हो गया। किसी दलित पे अत्याचार हो गया तो वहाँ जाके धरना दे आएंगे कि किसी दलित पे अत्याचार हो गया। तो वो रिएक्शनरी संगठन बन गए हैं, वो ब्राह्मणवाद का केवल रिएक्शन कर रहे हैं, ना कि ब्राह्मणवाद को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद को जड़ से ख़त्म करने का तरीका तो बाबा साहेब ने बुद्धिज़्म ही बताया है, और कोई तरीका उन्होंने नहीं बताया हमें। तो उस पे कितने संगठन फोकस कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि इस्कॉन नाम का एक संगठन है जो रोड पे चलते फिरते आपको हमेशा कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा भगवत गीता बेचते हुए और इस तरह की चीज़ें करते हुए, प्रचार करते हुए। ऐसा डेडिकेटेड संगठन, एक भी संगठन, अंबेडकरवादी संगठन आप बता दीजिए जो 24 घंटे बुद्धिज़्म का प्रचार करता हो, 24 घंटे उसके वॉलंटियर्स बुद्धिज़्म का प्रचार करते हो, ऐसा एक भी डेडिकेटेड संगठन बता दीजिए, नाम एक भी नहीं है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई, उसका भी काम है कि साल में या साल में 1-2 बार 3 बार जाके कोई बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर देती है वो सोसाइटी। बाकी डे टू डे लाइफ में उनके वॉलंटियर्स हमें रोड पे नहीं दिखते हैं बुद्ध धम्म का प्रचार करते हुए। बाबा साहब ने एक किताब लिखी द बुद्ध एंड हिज धम्मा, जिसको उन्होंने बुद्धिस्ट बाइबल भी कहा है। वो उन्होंने क्यों लिखी? वो उन्होंने इसीलिए लिखी कि उसको लोग प्रिंट कर करके रोड पे बांटें लोगों को, ठीक है। उसी से तो धम्म पहुंचेगा। जैसे आज इस्कॉन के लोग रोड पे चल चल के भगवत गीता बांटते हैं, हमारे लोग नहीं दिखते बुद्ध एंड हिज धम्मा बांटते हुए रोड पे। क्या इस लेवल की शक्ति, इस लेवल का कन्विक्शन है? नहीं है। तो देखिए दिक्कत तो बहुत बड़ी है। अब इस पे मैं बहुत बोलूँगा तो लोग नाराज हो जाते हैं,
तो लोगों को नाराज करने से तो मैं नहीं डरता, बट ये भी है कि इतना भी नाराज ना कर दें हम लोगों को कि लोग दूर भाग जाएं। ठीक है, तो सोचिए इस पे, सभी लोग सोचिए कि क्या ऐसा 24 आवर्स बुद्धिज़्म का प्रचार करने वाला संगठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो लोगों को बनाना भी चाहिए ऐसा संगठन। ठीक है, और रही बात पॉलिटिक्स की, तो देखिए चुनाव भारत में हर समय होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, स्टेट लेवल की इलेक्शंस होते हैं, इंडिया लेवल के इलेक्शंस होते हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं हो रहा है भारत में। पर क्या हम चुनावों से अपने मूवमेंट को गाइड कर रहे हैं या एक लार्जर फिलोसफिकल फ्रेमवर्क में अपने मूवमेंट को गाइड कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आज अम्बेडकरवादी संगठन जो हैं वो एक आने वाले चुनाव से ही अपनी आपको गाइड करते हैं और इसी के हिसाब से अपने निर्णय लेते हैं। जो बाबा साहब ने लार्जर फिलोसफिकल फ्रेमवर्क दिया था जिसका नाम बुद्धिज़्म है, उसके अम्ब्रेला के नीचे वो रह के काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स करना, चुनाव लड़ना गलत है। बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, सभी जितने लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें बहुत अच्छी बात है। चुनाव लड़ें, एमएलए बने, वोट करें, ये तो डेमोक्रेसी में हमें करना ही है, सभी को करना ही है। ठीक है, प्रचार करना है पार्टियों के लिए, ये सब चीज़ें करनी है। बट ये याद रखना है कि हमारा लार्जर फिलोसफिकल फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, हमारा जो लार्जर फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है वो बुद्धिज़्म है। हमारा हर क्षण उसी के प्रचार में जाना चाहिए और उसी की प्रैक्टिस में जाना चाहिए। ठीक है, हमें खुद भी अच्छा इंसान बनना है और दूसरों को भी अच्छा इंसान बनाना है, इस देश को भी अच्छा बनाना है। ठीक है, और दुनिया को भी अल्टीमेटली अच्छा बनाना है। ठीक है, तो बुद्ध धम्म फैलाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आज तक नहीं है, ये दुख की बात है। तो मेरे ख्याल से यही बिगेस्ट चैलेंज है। होपफुली मैंने आपका जो सवाल है उसका आंसर दे दिया। अगला सवाल है, डू बुद्धिज़्म कंप्लीटली रिजेक्ट द अथॉरिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? देखिए, ये सवाल का जवाब बुद्धा ने अलग अलग तरीके से दिया है। कुछ लोगों को तो सवाल का जवाब बुद्धा ने इस तरह से दिया कि क्या आपने देखा है, ये सवाल पूछा, तो जो ऑनेस्ट लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं देखा। तो भाई आप कैसे मान सकते हो? दूसरे लोगों ने ऐसा बोला कि हम मरने के बाद उनसे हमारा मिलन हो जाएगा ब्रह्म से। ठीक है, जो मुक्ति मिल जाएगी हमें। तो बुद्धा ने ये भी पूछा है कि क्या मरने के बाद कोई आया आपको बताने कि वो मिल चुका है? तो इस तरह से बुद्धा ने खंडन किया है इन आइडियाज़ का अलग अलग तरीके से। और जो तीसरा तरीका है, एक तो आर्ग्यूमेंट का तरीका है और जो दूसरा तरीका है वो साइलेंस है। बुद्धा ने कई सवाल जब ऐसे पूछे गए गॉड से रिलेटेड, तो बुद्धा ने साइलेंस अपनाया, कोई जवाब ही नहीं दिया। जब बुद्धा साइलेंस अपनाते हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो लोग पढ़ते हैं वो समझते हैं कि साइलेंस का क्या मतलब है। कि साइलेंस का मतलब बुद्धा का ये होता है कि ये व्यर्थ के सवाल हैं। ठीक है, जब कोई सवाल व्यर्थ का होता है, जिसका ह्यूमन वेलफेयर से कोई रिश्ता नहीं होता है जिस सवाल का, तो बुद्धा बहुत से केसेस में उस पर साइलेंस अपना लेते हैं। ठीक है, जिसको अव्यक्त प्रश्न भी कहा जाता है, जिसके बुद्धा ने जवाब नहीं दिए। तो ये इसका जवाब भी दिया है कई सूत्रास में, बट कई सूत्रास में उन्होंने साइलेंस भी अपना लिया है कि ये व्यर्थ के प्रश्न है, इसमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर जो है उससे इसका कोई नाता नहीं है। और अल्टीमेटली इंसान धरती पे रह रहा है, तो धरती पे ही वो समझ सकता है कि सुख और दुख का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं तीसरे चौथे डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन में जाके नहीं समझ सकता इन चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से आप मोरालिटी पे स्टिक करिए और मॉरल ह्यूमन बीइंग बनने की जो प्रक्रिया बुद्धा ने बताई है, अट्ठंगिको मग्गो जो है, जो नोबल एटफोल्ड पाथ है, उस पे चलिए और इस पाथ पे चल के निब्बान की आपको प्राप्ति हो, यही मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, गॉड मिल भी गए तो मुझे नहीं लगता कि आपके दुख खत्म होंगे, क्योंकि गॉड जिन जिन लोगों को मिले, जो लोग कहते हैं कि उन्हें मिले,
उन्हें भी कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, बस बोलते हैं गॉड मिल गया, अब चलो गॉड मिल गया, अब क्या। तो ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि समय व्यर्थ करना है। अगला सवाल भी एग्जैक्टली सेम है, डिड बुद्धा बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस। देखिए अगेन वही बात आपने पूछ ली। मुझे नहीं समझ आता कि लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं गॉड के कॉन्सेप्ट को लेके, क्यों बार बार गॉड के बारे में ही सोचते रहते हैं। गॉड ने आज तक आपके लिए कुछ किया नहीं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी आर्टिफिशियल एंटिटी जो हैं इसके चक्कर में आपको पड़ना चाहिए। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है मार्ग से। इसलिए बुद्धा, मुझे लगता है कि बुद्धा ने जो दूसरे जवाब दिए आर्ग्यूमेंट्स वाले, उन जवाब से सबसे अच्छा जो बुद्धा का जवाब है वो साइलेंस वाला जवाब है। वो मेरा सबसे फेवरेट जवाब है बुद्धा का कंसेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के। इस पे शांति बनाए रखना ही ज़्यादा अच्छा है, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ का सवाल है। मैं आपके सवाल को नहीं कह रहा कि व्यर्थ का सवाल है, बट जो जिन लोगों ने बुद्धा से इस तरह के सवाल पूछे थे, तो बुद्धा के लिए ये व्यर्थ का ही सवाल था, उनके मार्ग से रिलेटेड सवाल नहीं था, ठीक है। देखते हैं और क्या सवाल आए हैं। और भी बहुत से सवाल थे, बट मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं सवाल, क्योंकि लोगों ने अलग अलग दिन पे सवाल पूछे थे। मेरे ख्याल से इतने ही सवाल थे शायद, हाँ मेरे को सवाल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जय भीम नमो बुद्धाय, नहीं पहले जय भीम नमो बुद्धाय करने के पहले मैं कुछ कंक्लूजन में भी कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि आपको ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है इस ऑडियो पॉडकास्ट को सुनने से। क्योंकि देखिए मैं इस समय को दूसरी चीज़ों में उपयोग कर सकता हूँ, तो आप बताइए कि अगर आपको लाभ हो रहा है तो मैं इस चीज़ को करूँ, और नहीं तो इस चीज़ को फिर करने से कोई अगर लाभ नहीं होता है तो मैं और दूसरे तरीके से बुद्ध धम्म फैलाने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि ये मैं अपनी तरफ से जो कर रहा हूँ, बट ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी क्या, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को ये काम करना पड़ेगा, आपको सभी को बुद्धिज़्म को मेन स्ट्रीम चर्चा का हिस्सा बनाना पड़ेगा, इस पे बातें करनी पड़ेंगी। बर्थडे पार्टी में इस पे बातें करिए, कॉफ़ी टेबल पे बातें करिए, जहाँ आप बैठ रहे हैं, दोस्तों के बीच में बैठ रहे हैं, बुद्धिज़्म के बारे में बातें करिए। जब तक ये मेन स्ट्रीम बातों का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक इसका प्रचार संभव नहीं है। अगर आप बुद्धिस्ट हैं और छुप के रह रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप अपना कल्याण भी शायद ही कर पाएं, ठीक है। देखिए आपका कल्याण और दूसरे का कल्याण जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपना बुद्धिस्ट बन के कल्याण कर लेंगे, और ऐसा नहीं होता है। देखिए बुद्धा ने भी एनलाइटनमेंट पाने के बाद यही डिसाइड किया कि उन्हें जाके दूसरों का कल्याण करना है, ठीक है, दूसरों तक फैलाना है। 40 साल तक वो चलते रहे, धम्म को फैलाते रहे अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। और उसके बाद हमारे सारे भिक्षुओं ने भी बुद्धा के उसी बताए मार्ग का अनुसरण किया और सभी दिशाओं में फैलाया, चीन जापान तक फैलाया धम्म को। तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगले 1000 साल में भी, अगले 5000 साल में भी बुद्धिज़्म ऐसे ही रहेगा, कभी नहीं फैल पाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही सबसे कहता हूँ कि आप फैलाइए। इसमें अभी ये मत सोचिए कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा संगठन है, मेरा ये है, मेरा पेज है या मेरा ऑडियो पॉडकास्ट है, ये सब कुछ नहीं सोचिए। सब आपका है, ठीक है, सब समाज का है, सब बुद्ध धम्म और संघ का है, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब समर्पित होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, सब समर्पित होना चाहिए बुद्ध धम्म और संघ को। हमारे कई भिक्षु तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने किताबें लिख दी और अपना नाम नहीं लिखा उन किताबों पे, बुद्ध धम्म और संघ को समर्पित कर दी। अजंता की जितनी पेंटिंग्स हैं वो भी भिक्षुओं ने बनाई हैं, पर कहीं उनका नाम नहीं लिखा हुआ है,
वो भी बुद्ध धम्म संघ को समर्पित हैं। तो इस तरह का समर्पण, इस तरह का कन्विक्शन जब तक लोगों में नहीं आएगा तब तक बुद्ध धम्म नहीं फैल सकता। ये सवाल, मैं उसी सवाल पे दोबारा जा रहा हूँ जो हमारे एक साथी ने पूछा था कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बुद्धिज़्म को फैलाने में। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग अपने अपने में ही व्यस्त हैं। अगर कोई संगठन बना रहा है तो अब मेरा संगठन, मेरा ये, मेरा वो, इसी में लगा हुआ है। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब चीज़ें, चुनाव की बातें जो हैं, आप पार्टियां बना रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अच्छी बात है, वो एक फेस्टिवल है, समय समय पे आता है चुनाव का फेस्टिवल। बट बुद्धिज़्म ऐसा नहीं हो सकता है। इसको, ये 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, ये हर दिन प्रतिपल करने वाली चीज़ है। बहुत से ऐसे हिंदू संगठन हैं जिनसे हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, इस काम को, वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, धर्म को फैलाने का काम, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा कोई दुख किसी बात पे मुझे होता है तो वो यही बात है। मुझे समझ नहीं आता कि ये हम कब जागेंगे और कब इस चीज़ को शुरू करेंगे। तो देखिए, बाबा साहब की विचारधारा को बहुत से लोगों ने इतना संकुचित कर दिया है, इतना छोटा बना दिया है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि जो बाबा साहब का मूवमेंट था वो कल्चरल मूवमेंट था, वो उस देश को सभ्य बनाने का मूवमेंट था। सभ्य बनाने के लिए सभ्यता चाहिए, वो सभ्यता हम बुद्धिज़्म से लाते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट सभ्यता को फैलाना, बौद्ध सभ्यता को फैलाना, बौद्ध विरासत को पुनर्जीवित करना, ठीक है, यही बाबा साहब का मार्ग है। ठीक है, इसलिए उन्होंने मरते समय 3 किताबें लिखी थी। देखिए, माफ़ करिए, मरते समय गलत शब्द है, ऐसे लोगों का परिनिर्वाण होता है। तो उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। कुछ किताबें उनकी आधी अधूरी रह गई थी। तो एक किताब तो उन्होंने जो कंप्लीट लिखी थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो उन्होंने बुद्धिस्ट बाइबल की तरह लिखी थी, जिसको आप रोड पे ले जाएं, जगह जगह ले जाके उसका प्रचार करें, लोगों को बांटें। पैसा है तो मुफ्त में बांटें, नहीं तो दान लेके बांटें, जैसे बांट सकते हैं बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसकी पॉकेट साइज उसको बना के लोगों तक पहुंचाएं। दूसरी किताब उन्होंने लिखी थी बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये लोगों को सजग करने के लिए, वार्निंग देने के लिए कि मार्क्सिस्ट लोगों को नहीं घुसने दे इस मूवमेंट में। ठीक है, पर वो भी गलती कर दी लोगों ने, ऑलरेडी कर दी है वो गलती। मार्क्सिस्ट लोगों को घुसने ही क्या दिया, आज लोग उनको सर पे बैठा लिए हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो बाबा साहब ने तीसरी किताब लिखी, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, ये किताब ये बताने के लिए लिखी कि किस विरासत को हमें दोबारा जीवित करना है। वो बौद्ध विरासत की बात उन्होंने की है, वो उस किताब से उन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की। तो ये 3 काम जो है हमें करने पड़ेंगे। ये चूक बहुत बड़ी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा आपका समय ले रहा हूँ, पर ये मुझे बोलने की बहुत ज़रूरत थी। और अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी करना अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। हमें बहुत प्यार से इसको आगे बढ़ाना है। बहुत से लोग भटक गए हैं, उन्हें भी हमें प्यार से इस तरफ लाना है। ठीक है, हम अम्बेडकरवादी लोगों की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब में मानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनमें भी बहुत लोग भटक गए हैं, उन्हें सही मार्ग पे लाना है, उन्हें ये रियलाइज़ कराना है कि बुद्ध और उनका जो धम्म है उसको फैलाना ही हमारा जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी की ही इशू है कि लोगों की प्रायोरिटी थोड़ी सी भटक गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों में कोई बुराई है, बस प्रायोरिटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं, वो सुधर जाएंगी समय के साथ। और ये जो ऑडियो पॉडकास्ट है और इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं, ये उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है कि जो लोग भटक गए हैं वो बाबा साहब के मार्ग को दोबारा समझ सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।